This is a scam which has been valued at 1.76 lakh crore rupees. 2008 में इंडिया में एक ऐसा स्कैम सामने आया As the Prime Minister comes under attack in the 2G scam, जिसके बाद सिर्फ गवर्नमेंट नहीं हिली बल्कि पूरा सिस्टम ही सवालों के घेरे में आ गया। It will be the end of the Congress party. नाम था 2G स्पेक्ट्रम स्कैम। गवर्नमेंट का कहना था सब रूल्स के अकॉर्डिंग हुआ, पर वही अपोजिशन का कहना था कि देश को लूट लिया गया है। कांग्रेस ने देश को 2G स्कैम दिया और कैग की रिपोर्ट ने जो नंबर दिया था 1,76,000 करोड़, वो इतना बड़ा था कि आम जनता के होश उड़ गए थे। और उनका ये शक विश्वास में तब बदलने लगा जब जिस टेलीकॉम कंपनियों के स्पेक्ट्रम इतने सस्ते दामों में बेचे गए थे, उन्हीं कंपनियों ने उसे कुछ ही टाइम के बाद दूसरी कंपनियों को हजारों करोड़ों में बेच दिया। तो सवाल ये है कि ये बिजनेस था या उस समय का सबसे बड़ा स्कैम। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें 2007 के इंडिया में जाना पड़ेगा। उस समय तक इंडिया में मोबाइल फोन्स का रेवोल्यूशन आ चुका था। नोकिया और रिलायंस के फोन हर दूसरे आदमी के हाथों में आना शुरू हो गए थे और मोबाइल फोन्स अब एक लग्जरी नहीं, लोगों की जरूरत बनती जा रही थी। और हर महीने लाखों नए यूजर्स बढ़ते जा रहे थे, जिसका मतलब ये था कि टेलीकॉम इंडस्ट्री उस समय तक पैसा छापने की मशीन बन चुकी थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्पेक्ट्रम क्या होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आपको ये समझ में आएगा कि टेलीकॉम कंपनियां इसके हजारों करोड़ों देने के लिए क्यों तैयार बैठी हुई हैं। देखो, स्पेक्ट्रम बेसिकली तो इनविजिबल रेडियो फ्रीक्वेंसीज होता है, जिसके थ्रू आपका फ़ोन टावर से कम्युनिकेट करता है। आसान भाषा में बोलें तो स्पेक्ट्रम एक इनविजिबल हाईवे की तरह होता है, जिसके थ्रू हमारा फ़ोन टावर को इन्फॉर्मेशन भेजता है, जैसे कि कॉल, SMS या फिर इंटरनेट। अब ये जो स्पेक्ट्रम होता है वो बहुत ही लिमिटेड होता है और हर टेलीकॉम कंपनी को अपना धंधा चलाने के लिए ये तो चाहिए ही। इसी वजह से कंपनियां इसके हजारों करोड़ देने के लिए भी तैयार रहती हैं। तो आपके मन में अब ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर गवर्नमेंट ये डिसाइड कैसे करती है कि स्पेक्ट्रम किसको मिलेगा। यहीं से कहानी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। मई 2007 यूपीए की गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह और टेलीकॉम मिनिस्ट्री पहुंचती है डीएमके के ए राजा के पास। अब यहाँ से जो डिसीजन लिए गए उन्हें अगले कुछ सालों तक इंडियन पॉलिटिक्स को हिला कर रख दिया। अब देखो, गवर्नमेंट के पास स्पेक्ट्रम एलोकेट करने के डिफरेंट ऑप्शंस थे। जो सबसे ऑब्वियस ऑप्शन था वो था ऑक्शन। जो कंपनी सबसे ज्यादा की बोली लगाती उसे लाइसेंस मिल जाता। लेकिन ए राजा की मिनिस्ट्री ने ये डिसाइड किया कि हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और एक कट ऑफ डेट रखी गई। मतलब कंपनियों को उस कट ऑफ डेट से पहले एप्लीकेशन सबमिट करना था। पर यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम हुई। ओरिजिनल डेट जो कि 1 अक्टूबर 2007 थी, उसे खिसका कर पहले कर दिया, यानी 25 सितंबर 2007। अब आप खुद सोचो, अगर आपको पता ही नहीं है कि डेडलाइन चेंज हो गई है तो आप एप्लीकेशन सबमिट कैसे करोगे। और एलिगेशन तो ये तक भी था कि कुछ कंपनीज को इन्फॉर्मेशन पहले ही मिल गई थी, मतलब जो रेस थी वो सबके लिए सेम नहीं थी। अब आते हैं 10 जनवरी 2008 पर। संचार भवन कंपनियों को बताया गया कि लाइसेंस लेटर्स कलेक्ट करने का प्रोसेस एक एक्सट्रीमली शॉर्ट विंडो में होगा और वो था सिर्फ 45 मिनट्स का। और उसके बाद लाइसेंस कुछ ऐसे नए कंपनीज को दे दिए गए जिनका टेलीकॉम से कोई पुराना रिश्ता ही नहीं था, जैसे स्वान टेलीकॉम, यूनिटेक वायरलेस। और कंट्रोवर्सी इसके बाद और बढ़ने वाली थी। उसका रीजन ये था कि जिन कंपनियों को लाइसेंस मिले थे उन कंपनियों ने अपने स्टेक्स फॉरेन टेलीकॉम कंपनियों को हजारों करोड़ों में बेच दिए, जैसे कि स्वान टेलीकॉम ने अपने स्टेक सेल किए एटिसालात को और यूनिटेक वायरलेस ने अपने स्टेक्स को सेल किया टेलीनॉर को। तो जाहिर सी बात है कि ये क्वेश्चन उठेगा ही, जब दूसरी कंपनियां लाइसेंस के हजारों करोड़ देने को तैयार थीं, तो उसे इन कंपनियों को इतने सस्ते दामों में क्यों बेच दिया गया। लेकिन 2010 में कैग की एक ऐसी रिपोर्ट आई जिसने इस पूरे मामले को एक नेशनल स्कैंडल बना दिया। कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आसान शब्दों में बोलें तो कैग सरकार का वो अकाउंटेंट होता है जो सरकार के खर्चों और बजट पर नजर रखता है और साथ साथ ये भी देखता है कि कहीं सरकारी पैसों का नुकसान तो नहीं हो रहा। साल 2010 में जब 2G स्कैम का घोटाला सामने आया, उस समय के कैग थे विनोद राय। और उस समय विनोद राय पढ़े लिखे ग्रुप्स में एक हीरो की तरह उभरे। जब उनकी रिपोर्ट को पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया और रिपोर्ट में एक इतना बड़ा नंबर सामने आया जिसने पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया। ये नंबर इतना बड़ा था कि उस समय के एजुकेशन बजट को 5 बार फंड किया जा सकता था और वो नंबर था 1,76,000 करोड़। कैग के एलिगेशन ये था कि ये जो डील की गई वो 2001 के मार्केट रेट पर ही की गई थी। अगर ये डील 2007 के मार्केट रेट के हिसाब से की जाती तो गवर्नमेंट को
76,000 करोड़ का फायदा होता। ये रिपोर्ट जैसे ही बाहर आई, पार्लियामेंट में हंगामा मच गया। अपोजिशन ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी डिमांड करने लगती है, यानी एक ऐसी कमेटी जो पार्लियामेंट के अलग अलग पार्टीज के एमपी से बनी होती है और जो पूरे मामले की जांच करके अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट में सबमिट करती है। वहीं दूसरी तरफ जो उस समय की गवर्नमेंट थी, वो अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को इनकार करने लगती है और मीडिया में तो मानो भूचाल सा आ गया था। न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल हर जगह 2G के ऊपर चर्चा हो रही थी और सबका सवाल एक ही था कि क्या ये देश और उसकी जनता के साथ स्कैम हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो पैसा इससे आता वो देश के डेवलपमेंट में ही लगता। इससे देश की जनता में भी बहुत गुस्सा भर गया था। इधर देश 2G स्पेक्ट्रम स्कैम को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि नवंबर महीने की आखिरी हफ्ते में आउटलुक मैगजीन ने एक बड़ा धमाका कर दिया। आउटलुक मैगजीन में पॉलिटिकल लॉबियस्ट नीरा रादिया की फोन रिकॉर्डिंग छपती है। Hi, Neera. What I'm told is that Congress yesterday apparently, God knows who they are talking to in the DMK, relayed that the infrastructure portfolio should not be given to Maran or Balu. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नीरा रादिया का फोन 1 साल तक टैग किया जा रहा था और इन टेप्स में बरखा दत्त जैसे बड़े पत्रकार, रतन टाटा जैसे बिजनेसमैन और कुछ पॉलिटिशियन से की गई बातों के रिकॉर्ड थे। राडिया टेप से यह बात पता चलती है कि एक खास कॉर्पोरेट ग्रुप के लोग ए राजा को टेलीकॉम मिनिस्टर बनाने के लिए लॉबिंग कर रहे थे और इसके बाद तो मनमोहन सिंह गवर्नमेंट भ्रष्टाचार के सवालों में घिरती चली जाती है। 2 फरवरी 2011 सीबीआई इस केस में मल्टीपल अक्यूज को अरेस्ट करना स्टार्ट करती है। पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स, बड़े बड़े नाम। और जो 2 सबसे बड़े नाम थे वो थे टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा और एम करुणानिधि की बेटी और डीएमके लीडर कानिमोझी। इंडिया में एक क्लियर परसेप्शन बन चुका था 2G में बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, लेकिन परसेप्शन बनना और कोर्ट में क्राइम प्रूव होना दोनों बहुत ही अलग चीज़ें हैं। ट्रायल स्टार्ट होते ही एविडेंस प्रेजेंट किए जाते हैं, विटनेस आते हैं, डॉक्यूमेंट्स दिखाए जाते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशंस होते हैं और ये सब 6 साल तक चलता रहा। और फिर आता है 21 दिसंबर 2017 का वो दिन जब दिल्ली की स्पेशल सीबीआई कोर्ट का वर्डिक्ट आना था और उसके जज थे ओपी सैनी। पूरा इंडिया वर्डिक्ट का वेट कर रहा था और सबको लग रहा था कि जो आरोपी है उसको सजा मिलेगी, क्योंकि कैग रिपोर्ट, सीबीआई अरेस्ट और राडिया टेप सभी उसी तरफ इशारा कर रहे थे। और वर्डिक्ट आया, ऑल अक्यूज्ड एक्विटेड, मतलब जितने भी आरोपी थे उन्हें कोर्ट ने बरी कर दिया। और जज ओपी सैनी ने प्रोसिक्यूशन की एविडेंस प्रेजेंटेशन पर सीरियस क्रिटिसिज्म किया और बोले, प्रोसिक्यूशन हैज मिजरेबली फेल्ड टू प्रूव एनी चार्जेस। बस फिर क्या, डीएमके ने विक्ट्री सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दी। ए राजा ने कहा ट्रुथ हैज फाइनली प्रिवेल्ड और कांग्रेस ने बोला हमने तो कहा ही था कोई भी स्कैम हुआ ही नहीं है। पर वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना था सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर्ली ही नहीं की। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर कोई स्कैम हुआ नहीं तो कैग की 1,76,000 करोड़ की कैलकुलेशन, सीबीआई अरेस्ट और राडिया टेप्स, ये सब क्या था? हालांकि सीबीआई ने 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट में फिर से अपील की, लेकिन वो केस अभी तक चल रहा है और फाइनल जजमेंट अभी तक नहीं आया। पर इस 2G स्कैम की वजह से 3 मेजर इंपैक्ट हुए। सबसे पहला तो 2014 में कांग्रेस की ऐतिहासिक हार, क्योंकि 2G, कोलगेट, CWG तीनों स्कैम्स ने मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट से लोगों का भरोसा ही उठा दिया था। दूसरा, टेलीकॉम इंडस्ट्री क्रैश। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में 122 लाइसेंसेस कैंसिल कर दिए। यूनिनॉर, लूप, वीडियोकॉन सब बंद, जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट का भरोसा टूट गया। तीसरा, ऑक्शन को मैंडेटरी कर दिया गया और 2016 में मोदी गवर्नमेंट ने 2G स्पेक्ट्रम ऑक्शन कर दिया। 65,789 करोड़ रुपए की कमाई हुई। वहीं सेम स्पेक्ट्रम जिसे ए राजा ने 9,000 करोड़ में बेच दिया था। तो ये थी 2G स्पेक्ट्रम की स्कैम की कहानी, जिसे मीडिया ने बोला था स्कैम ऑफ द सेंचुरी। पर सच क्या है वो अब भी मिस्ट्री ही है। होपफुली उस पे से भी पर्दा जल्दी उठेगा। आपको क्या लगता है कि ये स्कैम था या एक झूठी कहानी बनाई गई थी? आपके जो भी ओपिनियन हो वो कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म्ड। जय हिंद।